नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। आप देख रहे हैं चुनाव का सबसे भरोसेमंद शो ऐलाने जंग और शुरुआत लोकसभा चुनाव से पहले सियासत के नए अखाड़े की, जो पश्चिम बंगाल बनता हुआ नजर आ रहा है। शेख शाहजहां नाम के भाई नुमा नेता की वजह से ममता बनर्जी बीजेपी के निशाने पर, बीजेपी ने शेख पर लगे आरोपों की पड़ताल के लिए एक जांच टीम आज भेजी थी पश्चिम बंगाल, लेकिन ममता की पुलिस ने उस टीम को बैरंग लौटने पर मजबूर कर दिया। पश्चिम बंगाल का संदेश खाली कैसे बन गया है बवाली, आज की कवर स्टोरी यही है। कोलकाता से महज 70 किलोमीटर की दूरी पर है पश्चिम बंगाल का संदेश खाली। वही संदेश खाली जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। संदेश खाली विवादों में क्यों है, इसके बारे में विस्तार से आगे जानेंगे। पहले देखिए आज संदेश खाली में क्या हुआ। ये बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्य हैं, जो पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा के निर्देश पर संदेश खाली का सच जानने निकले थे, लेकिन रास्ते में ही पश्चिम बंगाल पुलिस की टीम ने इन्हें रोक दिया। আপনি আইনের উপর নয়, আপনি পাঁচজন বলছেন, আমরা পাঁচজন যাব, সবাই যাবে না, পাঁচজন যাবে। यहीं पर बीजेपी नेताओं ने ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। काफी देर तक टीम के सदस्यों और पुलिस वालों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद टीम के सदस्य वहीं धरने पर बैठ गए। बीजेपी की इस केंद्रीय टीम ने केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक, सांसद सुनीता दुग्गल, सांसद कविता पाटीदार, सांसद संगीता यादव और सांसद ब्रजलाल शामिल हैं। जिस वक्त पुलिस वालों ने बीजेपी की जांच टीम के सदस्यों को रोका, उस वक्त 0 पॉइंट पर एबीपी न्यूज के रिपोर्टर श्रीनिवास भी मौजूद थे। श्रीनिवास ने बीजेपी नेताओं से बात की। ये ममता का राज नहीं है, ये गुंडा राज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और कैसे जो महिला पुलिस होकर, और वो भी आप ये देखिए कि बजाय उन महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के, हम सांसदों को और मंत्री को हमको रोक रही है कि वहां पर ना जाइए। तो इससे स्पष्ट है कि पुलिस जो है वो भी सरकार के साथ मिली हुई है और पूरा गुंडा राज यहाँ पर चल रहा है। हमारा, हम कोई अव्यवस्था फैलाने तो नहीं आए, हम तो मिलने आए हैं। आप साथ चलो, हम आपके साथ चलेंगे। आप एक चीज सुनिए, आप आगे आगे चलो ना। मेरे पास सोशल जस्टिस का है, एससी वेलफेयर है। यहाँ पे एससी महिला, किसान का परिवार, लाचार महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बहुत सालों से हो रहा है। किसी ने हिम्मत करके बोला है। बीजेपी की टीम को संदेश खाली जाने से रोकने के लिए पुलिस ने न सिर्फ बैरिकेडिंग लगाई थी, बल्कि सिक्योरिटी की फ्रंट लाइन लेयर में बड़ी संख्या में महिला पुलिस वालों की तैनाती की थी। पुलिस की एक टीम ड्रोन से भी बीजेपी की टीम के सदस्यों की मॉनिटरिंग कर रही थी। तो रोता छोड़ के जा कैसे रही हैं? हम लोग को जाने नहीं दिया जा रहा, हम लोग बहुत कोशिश उसी का व्यवस्था करने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय स्वराष्ट्र मंत्री, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सीनियर लीडर्स हैं, मंत्री लोग हैं। बीजेपी की टीम संदेश खाली के पीड़ितों से बिना मिले वापस लौट आई। तो दोपहर करीब 2 बजे के बाद कांग्रेस की टीम प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में इस जगह पर पहुंच गई। अधीर रंजन भी अपने साथियों के साथ संदेश खाली जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस से काफी देर तक धक्का मुक्की होने के बाद अधीर भी समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। सरकार की बंगाल में जो दुर्नीति चलता है, दुर्गति चलती है, देखिए आप लोग। हम लोग यहाँ आए थे सिर्फ लोगों से मुलाकात करने के लिए, वो भी हमें करने नहीं देते। पता नहीं ये देश
आज सारे सूबे में कोई लोकतंत्र की कोई कुछ नहीं बचे है। न तो बीजेपी की टीम को और न ही कांग्रेस की टीम को पुलिस उस गांव में जाने दे रही है, जिसे लेकर हफ्ते भर से प्रदेश का सियासी पारा गर्म है। दोनों दलों के डेलीगेशन बिना पीड़ितों से मिले वापस आ गए हैं। ये सिलसिला पिछले 3-4 दिनों से चल रहा है। पहली तस्वीर आज की है, दूसरी तस्वीर 15 फरवरी की है, जब बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी को नहीं जाने दिया गया और वो धरने पर बैठ गए थे। तीसरी तस्वीर है 14 फरवरी की, तब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को जाने से रोका गया था। असल में पूरे विवाद के केंद्र में सत्ताधारी टीएमसी का नेता है। संदेश खाली की महिलाएं शेख शाहजहां नाम के नेता पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा रही है। सवाल ये है कि क्या सरकार और प्रशासन विपक्षी नेताओं को रास्ते में ही रोककर संदेश खाली का सच दबाना चाहती है? वैसे पुलिस कह रही है कि कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए इलाके में धारा 144 लागू है। अभी बहुत बढ़िया हालत है। लास्ट कुछ दिनों से सिचुएशन एकदम कंट्रोल में है। कल रात को करीब 19 जगह पर 144 धारा लागू की गई है और आप लोग जैसे देख पा रहे हैं सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और राज्य सरकार चाहती है कि इलाके में शांति रहे और उसके जो करना होगा हम लोग करेंगे। थैंक यू। एक्स्ट्रा फोर्स ऑलरेडी है और भी फोर्स आ रही है। नॉर्थ 24 परगना जिले का संदेश खाली करीब 1.5 लाख की आबादी वाला एक ब्लॉक है। यहाँ ज्यादा आबादी दलितों और आदिवासियों की है। जो पश्चिम बंगाल है वहां लोकसभा की 42 सीटें हैं। लोकसभा चुनाव में ममता को बीजेपी ने जबरदस्त टक्कर दी थी 2019 में। ममता के किले में बीजेपी ने भगवा लहरा दिया था। हालांकि 2 साल बाद जो विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में हुए उसमें प्रचंड जीत के साथ 2021 में ममता बनर्जी ने सत्ता में जोरदार वापसी की। अब सामने फिर से लोकसभा का चुनाव है तो मुद्दे तलाशे जा रहे हैं और चुनाव से पहले सियासत की पिच पर संदेश खाली सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। जहां सेब का ऑर्गेनाइज क्राइम चल रहा है, जमीनों पर कब्जे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो, कुछ भी हिंसा हो, वो निंदनीय है। संदेश खाली पीड़ित को लेकर जितना दूर तक जाना चाहिए जाऊंगा। महिला लोग के ऊपर अत्याचार होगा, हम लोग चुप बैठेंगे क्या? 24 का चुनाव है और बंगाल का सियासी पारा हाई है। लोकसभा की 42 सीटों वाले बंगाल के संदेश खाली में इस वक्त संग्राम हो रहा है। एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता संदेश खाली कांड के खिलाफ सड़कों पर हैं। शहर शहर बीजेपी ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। निशाने पर ममता बनर्जी और टीएमसी है तो दूसरी ओर ममता और टीएमसी का कैडर खड़ा है जो हिंसा के लिए आरएसएस को जिम्मेदार मान रहा है। এবং আপনারা দেখেছেন যারা মুখে মাস্ক পরে পরে ছবি তুলছে, ধরাও পড়েছে বিজেপির কর্মী, কিভাবে তারা বাইরে থেকে নিয়ে এসে একটা এলাকাকে অশান্ত করার চেষ্টা করেছে। আগে টার্গেট শেখ শাহজাহান, ওকে টার্গেট করে ইডি ঢুকলো, তারপরে সবাইকে বার করে দিয়ে তারপরে ওখানে আদিবাসী মাইনরিটিদের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দিল। पहले से ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार झड़प में घायल होकर अस्पताल पहुंच चुके हैं। और अब बीजेपी के डेलीगेशन को भी संदेश खाली में नो एंट्री मिलने से माहौल और ज्यादा गर्मा गया है। पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है और ममता बनर्जी के तानाशाही तालिबानी रूल को देख रही है और 2024 में इसका सबक उनको सिखा दिया। हर मुद्दे पर एक दूसरे से अलग दिशा में चलने वाली बीजेपी और कांग्रेस संदेश खाली के संग्राम में एक साथ खड़े हैं। संदेशखाली से समस्त माँ बोनेरा तारा महिला नয় যাদেরকে রাতের অন্ধকারে ভয় দেখিয়ে স্বামীকে পিটিয়ে ছেলেকে মেরে
যাদেরকে রাত্রেবেলায় ভোগ করার জন্য নিয়ে আসা ওদের পার্টি অফিসে, তারা কি বাংলার মহিলা নয়? ইউ আর ए बंगाली क्वीन ऑफ क्रुएल्टी। सबके निशाने पर इस वक्त ममता बनर्जी ही है। ममता बनर्जी का संरक्षण में शाहजहां इस एरिया में है। थोड़ी देर पहले उनका भतीजा आलमगीर ने ओपन आर्म्स बीजेपी कार्यकर्ता मेरे साथ मुलाकात करने के लिए आ रहा था। संदेश खाली पीड़ित को लेकर जितना दूर तक जाना चाहिए जाऊंगा, यहाँ हम लोग का कमिटमेंट है। महिलाओं पर अत्याचार हो, कुछ भी हिंसा हो, वो निंदनीय है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी जांच होनी चाहिए और जो कोई कानूनी तरीके से कार्रवाई होनी है करनी चाहिए राज्य सरकार को, जहां राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लॉ एंड ऑर्डर तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, तो राज्य सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। চাই যে এদের ফাঁসি হোক, মৃত্যুদণ্ড ছাড়া দ্বিতীয় কোনো শাস্তি এদের হতে পারে না। ऐसा आपने आखिरी बार कब देखा था, जब एक ही सुर में बीजेपी और कांग्रेस बात कर रही थी? लेकिन चुनाव का समय और विपक्ष के गठबंधन में बिगड़ी बात ने सारे समीकरण उलझा दिए हैं। हर बढ़ते दिन के साथ ममता सरकार के लिए इस मुद्दे पर मुश्किल कम नहीं बल्कि लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार लोकसभा के सांसद भी हैं और इसलिए संसदीय समिति ने ममता सरकार के आला अधिकारियों को 19 फरवरी को तलब किया है। एक तरफ संसदीय समिति बुला रही है तो दूसरी ओर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के निशाने पर भी ममता सरकार है। वही सरकार को सरकार में रहने का कोई ये नहीं होता है उनका, लेकिन इस श्रेणी को लोगों को तो समाज में शोषित पीड़ित वंचित है, आर्टिकल 338 में इनको सेफगार्ड करने का प्रावधान है। संदेश खाली कांड का आरोपी शेख शाहजहां है, जो कि टीएमसी का नेता है और इसीलिए सिर्फ बीजेपी कांग्रेस ही नहीं बल्कि टीएमसी पर सवाल उठाने वाली स्थानीय जनता भी है, जिसे कुछ दिनों बाद ही वोट के जरिए अपना फैसला सुनाना है। शेख शाहजहां, दरअसल यही नाम है उस नेता का जिसकी छवि पूरे इलाके में भाई वाली है। दीदी की पार्टी के इसी भाई ने बंगाल की सियासत को सुलगा के रख दिया है। फिलहाल शेख शाहजहां अंडरग्राउंड है और ग्राउंड पर उसी के नाम पर सियासत तेज है। बंगाल की सियासत के इस बवाली चेहरे की पूरी कुंडली इस रिपोर्ट में आज पूरा देश देखेगा। ये तस्वीरें 5 जनवरी की। उस दिन ईडी की टीम घोटाले की जांच के सिलसिले में पश्चिम बंगाल के संदेशखाली गई थी। सैकड़ों लोगों की भीड़ ने ईडी की टीम पर हमला किया, अधिकारियों की गाड़ियां तोड़ दी, सर फोड़ डाले। इस बवाल के पीछे जिस चेहरे का नाम सामने आया उसका नाम था शेख शाहजहां। इस शेख शाहजहां के बारे में आगे विस्तार से बताएंगे। पहले ये जानिए कि 5 जनवरी को क्या हुआ जिसने संदेशखाली की सियासी तस्वीर बदल दी। ईडी की टीम सेंट्रल फोर्स के जवानों के साथ संदेशखाली में शेख शाहजहां के ठिकानों पर राशन घोटाले के सिलसिले में छापेमारी के लिए गई थी। ईडी की टीम पर हमला हुआ और फिर इलाके में रसूख रखने वाला टीएमसी का नेता शेख शाहजहां इसके बाद से अंडरग्राउंड हो गया। 5 जनवरी की घटना के बाद संदेशखाली की सियासत में शेख शाहजहां के खिलाफ महिलाओं ने अपनी आवाज बुलंद की। ये तस्वीरें 7 फरवरी की हैं। उस दिन महिलाओं के एक बड़े समूह ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और शेख शाहजहां के साथ ही उससे जुड़े लोगों के पोल्ट्री फार्म में आग लगा दी। फिर दर्जनों महिलाएं हिम्मत करके सामने आई और टीएमसी के नेता शेख शाहजहां पर आरोपों की बौछार कर दी। आरोप जमीन पर कब्जे से लेकर उत्पीड़न तक के लगे। हमारा जबरदस्ती जमीन ले लिया गया है। आसपास वाले बताते थे कि उनके साथ भी जबरदस्ती उनको उठा के लेके गया, रात भर रखा, सुबह छोड़ दिया जाता था। हमें भी बोला गया था कि 12 बजे मीटिंग है, जाना पड़ेगा। हमने कभी गए नहीं है। माना जा रहा है शेख शाहजहां की गैर मौजूदगी में महिलाओं को हिम्मत मिली, इसी वजह से उन्होंने कैमरे पर आकर उसका काला चिट्ठा खोलना शुरू किया। शेख शाहजहां संदेशखाली 1 ब्लॉक में टीएमसी का अध्यक्ष है। शेख शाहजहां इलाके से जिला परिषद का सदस्य है। जिला परिषद में मत्स्य कर्माध्यक्ष है, यानी जिले में मछली पालन का प्रभारी। लेफ्ट से राजनीति की शुरुआत की, 2016 में टीएमसी में शामिल हुआ। इलाके के मुस्लिम वोटर्स पर शेख शाहजहां की मजबूत पकड़ है।
2019 के लोकसभा चुनाव में जब टीएमसी ने बशीरहाट लोकसभा सीट से नुसरत जहां को उम्मीदवार बनाया, तब शेख शाहजहां ने उसकी जीत में अहम रोल निभाया। 42 साल के शेख शाहजहां को इलाके में भाई के नाम से जाना जाता है। 4 भाई बहनों में शेख सबसे बड़ा है। मछली पालन और ईंट भट्टे के मजदूर के तौर पर अपना काम शेख ने शुरू किया। धीरे धीरे ईंट भट्टे की यूनियन का नेता बन गया। 2011 में जब लेफ्ट की सत्ता प्रदेश में कमजोर हुई, तब शेख टीएमसी के एक स्थानीय नेता के संपर्क में आया और फिर वहीं से प्रदेश की सत्ता के करीब पहुंच गया। आरोप है सत्ता के संरक्षण में शेख ने इलाके की जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया, मजदूरों और महिलाओं का शोषण किया। आरोप राशन घोटाले के भी हैं। अब लोकसभा चुनाव से पहले शेख शाहजहां पर लगे आरोपों को लेकर बंगाल की सियासत गर्म है और शेख शाहजहां अंडरग्राउंड है। सबसे भरोसेमंद चुनावी शो ऐलाने जंग देख रहे हैं आप, और इस वक्त बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि सरकार से विपक्ष में जाने के बाद तेजस्वी यादव ने रणनीति बनाई है। विश्वास यात्रा पर निकलेंगे तेजस्वी यादव। 20 फरवरी से बिहार में जन विश्वास यात्रा तेजस्वी यादव शुरू करने जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर से यात्रा की शुरुआत होगी। 29 फरवरी तक बिहार के तमाम जिलों से ये यात्रा गुजरेगी। चुनावी शो ऐलाने जंग देख रहे हैं आप। किसानों के आंदोलन का आज चौथा दिन है। पंजाब और हरियाणा की सीमा पर शंभू खनौरी बॉर्डर पर किसान 4 दिन से डटे हुए हैं। हमारे सहयोगी संदीप चौधरी खनौरी बॉर्डर पर ही मौजूद हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं संदीप के पास। संदीप, किसानों के साथ बातचीत के 3 दौर हो चुके हैं, लेकिन बात बन नहीं पा रही है। आखिर मामला फंसा हुआ कहां है, कहां अटका हुआ है? किसान और सरकार के बीच देखिए बातचीत तो असल में एमएसपी पर अटकी हुई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसे कानूनी जामा पहनाया जाए। अब ये बात अटकी क्यों है? देखिए इसमें भी दिलचस्प बात है, थोड़ा सा अतीत में जाने की जरूरत है। 1967 में एमएसपी इजाद हुई, न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया गया, लेकिन इसे कानूनी जामा कभी नहीं पहनाया गया, ना ही ये कभी कोई बड़ी मांग भी बनी। बावजूद इसके कि अगर हम किसानों की आमदनी की बात करें, 1970 से 2015 के बीच किसानों की आमदनी जो थी वो महज 21 गुना बढ़ी, जबकि एक स्कूल टीचर उसकी 130 गुना, एक प्रोफेसर 180 गुना उनकी आमदनी, उनकी तनख्वाह बढ़ गई। तो किसानी के साथ सौतेला बर्ताव तो लगातार होता रहा। एक ओईसीडी की रिपोर्ट है 2000 से 2015 के बीच एमएसपी पर खरीदी ना होने के चलते भारतीय किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 45 लाख करोड़ हमारा पिछले साल का बजट था, पर यह किसी को जू नहीं रही थी, किसी के भी कानों में। मैं तमाम राजनीतिक जमात की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, लेकिन ये बात बढ़ी कैसे? ये बढ़ी दरअसल प्रधानमंत्री मोदी 2011 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स के चेयरमैन भी थे, उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक चिट्ठी लिखी कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए और एमएसपी तय करने के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए, यानी कि A2+FL के बजाय C2+50% का फॉर्मूला लगना चाहिए। अब ये वादा तो कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाकर सरकार कहने लगी कि भाई एमएसपी ऐसे देने लगे, C2+50 पर देने लगे तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा, अर्थव्यवस्था कंगाल हो जाएगी। पर कंगाल किसान हो रहा है। सरकार का आंकड़ा है, एनएसएसओ का आंकड़ा है, 27 रुपए प्रति दिन विशुद्ध किसानी से किसान कमाई कर रहा है। कुल कमाई उसकी महीने में 10,218 रुपए है, वो होनी थी 21,000, उसकी तारीख भी चली गई 31 दिसंबर 2022। तो ये है असल दिक्कत किसान और सरकारों के बीच। ठीक है, और इसका हल तभी निकलेगा जिसमें किसान का भी कल्याण हो जाए और देश भी खुशहाल हो जाए। ठीक है, लेकिन संदीप, आप किसानों के बीच में ही मौजूद हैं, जरा समझने की कोशिश कीजिए ना कि अब इन हालात में अगला कदम, अगला प्लान किसानों का यहां से क्या है? ये मैं यहाँ पर खनौरी बॉर्डर पर हूँ, ये पंजाब हरियाणा का बॉर्डर है, जींद की तरफ ये सड़क जा रही है। रोका हुआ किसानों को 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन जहाँ तक आपने आगे की रणनीति की बात की, तो परसों यानी कि आने वाले इतवार एक और वार्ता होने वाली है। कल जो वार्ता हुई चंडीगढ़ में वो सकारात्मक रही, यानी कि दोनों तरफ से कोई ऐसी खलिश या तनाव के संकेत फिलहाल नहीं मिले हैं। लेकिन किसान बहुत ज़्यादा भरोसा कर लें या इत्मीनान में हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में अभी भी सवाल है कि क्या सरकार
उनकी जो सबसे अहम मांग है, कुल मिलाकर 3 बड़ी मांगे हैं। एक तो एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए, दूसरा कर्ज माफी का है और तीसरा एमएस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें पूर्णतः लागू हों। लेकिन इसमें भी अगर हम एमएसपी की बात करें, क्या सरकार अमली जामा पहना देगी? अभी बहुत ज्यादा आश्वस्त किसान नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वेट एंड वॉच पॉलिसी वो जरूर अपनाते दिखाई दे रहे हैं कि देखिए परसों क्या होता है, किस तरह के संकेत मिलते हैं। और इस बीच जो तनातनी है दोनों पक्षों के बीच वो तो जारी है। किसान यहाँ पर डटे हुए हैं, इनका जो कारवां है, इनका जो रेला है वो दिन ब दिन बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा। दूसरी तरफ जो प्रशासन की ओर से सख्ती है, खास मैं हरियाणा सरकार की बात करूं तो जवानों की मौजूदगी, सिपाहियों की मौजूदगी वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो परसों आने वाला इतवार कोई खुशखबरी लेकर आएगा कि नहीं, इसका यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार रविवार को क्या होगा, क्योंकि अब पूरा दारोमदार रविवार को होने वाली सरकार और किसानों के बीच जो चौथी बैठक है उस पर कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात जरा बिहार की राजनीति में की कर लेते हैं। सवाल ये कि क्या कोई नया खेला बिहार की राजनीति में होने वाला है? दरअसल सुबह लालू यादव के बयान ने बिहार की सियासत को फिर से गर्मा दिया। दोपहर होते होते तेजस्वी यादव के बयान ने हलचल को और बढ़ा दिया। सासाराम में तेजस्वी यादव ने कहा कि हम नीतीश कुमार को साथ लेकर चलेंगे, फिर चाहे कितनी भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। 2024 में बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर देंगे, ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव। सुनिए। देश में सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना है। जो लोग देश में जहर बोने का काम करते हैं, तो इस बार किसी भी कीमत पे, चाहे हमको कितना भी सहना पड़े, कितना भी कुर्बानी देना पड़े, लेकिन नीतीश जी को हम लोग लेकर के चलेंगे और 2024 में बीजेपी को, मोदी जी को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। तो अभी महीना भर भी नहीं हुआ है और नीतीश पर लालू परिवार ने जो नरमी है वो दिखाना शुरू कर दी है। तो इन बयानों के क्या मायने निकाले जाएं, इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है, आइए समझने की कोशिश तो की जा रही है। फिलहाल आपको दिखा देते हैं कैसे आज तेजस्वी यादव राहुल के सारथी बने तो बिहार में बीजेपी बेचैन हो गई। सारथी बने हैं तेजस्वी यादव, बगल की सीट पर हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी। तस्वीरें बिहार के सासाराम से आई और सुबह से सोशल मीडिया पर वायरल हैं। जिस वक्त तेजस्वी भारत जोड़ो यात्रा वाली गाड़ी चला रहे थे, उस वक्त थार में पूर्व स्पीकर मीरा कुमार भी बैठी थी। तेजस्वी और राहुल काफी देर तक बात करते दिखे। कल शाम को ही राहुल गांधी जमुहार पहुंचे थे, यहीं पर सुबह तेजस्वी यादव भी पहुंचे। आज सुबह यात्रा की शुरुआत का वीडियो सोशल मीडिया पर कांग्रेस ने फिल्मी गाने के साथ अपलोड किया। सासाराम में राहुल के निशाने पर मोदी रहे तो तेजस्वी के निशाने पर नीतीश कुमार। रेलवे में अगर बिहार का युवा रोजगार चाहता है, आज उसको मिल सकता है। करना जितना एग्जाम करने, आपको ना सेना में भर्ती मिलेगी, ना रेलवे में मिलेगी, ना किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट में मिलेगी। क्यों? क्योंकि दिल्ली की सरकार चाहती है कि आप सब लोग कॉन्ट्रैक्ट के मजदूर बनो। तो मोदी जी अपने सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, जो इन्हीं के पार्टी के प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रहे, एक सेल के रूप में काम कर रहे, वो हम लोगों के पीछे लगा दिया जाता है। जिस वक्त बंगाल से राहुल की यात्रा बिहार में दाखिल हुई, उसी वक्त नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया था। वैसे नीतीश कुमार को लेकर आज पहली बार लालू यादव ने भी मीडिया को बयान दिया। कल दोनों नेता विधानसभा में हंसते मुस्कुराते मिले थे। आज पत्रकारों ने लालू से सवाल पूछा तो देखिए उन्होंने नीतीश पर क्या कहा। बड़ा नीतीश से प्रेम से मिले आप? हाँ सर, कल मुलाकात। अब वो उतर रहे थे, हम चढ़ रहे थे। कुछ बात भी उनको नहीं, हम शुभकामना उनको भी दे दिए, बधाई। फिर मौका देंगे, आएंगे तो? अब आएंगे तो देखेंगे, मौका दे सकते। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए, क्या
खुला ही रहता है दरवाजा में, क्या कर। नीतीश के महागठबंधन से अलग होने के बाद पहली बार राहुल और तेजस्वी एक साथ दिखे। आज की ये तस्वीरें बता रही हैं कि राहुल और तेजस्वी का गठबंधन फिलहाल तो अटूट है, हालांकि बीजेपी राहुल पर निशाना साध रही है। ये सत्ता के लुटेरे हैं। राहुल गांधी देश को लूटने वाले लोग हैं और बिहार को लूटने वाला यहाँ का जो तेजस्वी यादव है, जो लालू जी का वारिस है। लालू प्रसाद जी के पूरे परिवार को शर्म ही नहीं आता है। जिस राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़कर उनके पिताजी को जीवन भर मुखिया नहीं बन सकता हो, वैसे व्यक्ति के साथ मंच शेयर करने का काम कर रहे हैं। बिहार की जनता के जनादेश के विपरीत अब फिर से इनको जो लोमड़ी के तरह, अंगूर के तरफ आंख टकटका के देख रहे हैं, ये बिहार की जनता के कमाई के टैक्स के पैसे हैं। बिहार के हित में, गरीबों के हित के लिए है, मेवा के लिए नहीं। अब सेवा करने वाले लोग ही सत्ता में रहेंगे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा अब बिहार के बाद उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल हो गई है। पहले खबर थी कि यात्रा में प्रियंका गांधी शामिल होंगी, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से प्रियंका यात्रा में आज शामिल नहीं हो पाई। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली उसके मुताबिक पूर्वांचल से होते हुए राहुल की यात्रा पश्चिमी यूपी भी जाएगी। ऐलाने जंग देख रहे हैं आप। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता देते हैं। खाता सीज विवाद को लेकर कांग्रेस आर पार के मूड में नजर आ रही है। कल पूरे देश में कांग्रेस का प्रदर्शन है। आईटी के एक्शन पर कांग्रेस का ये प्रदर्शन। कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज होने को लेकर कांग्रेस पार्टी आक्रामक। इनकम टैक्स के दफ्तर और ईडी के दफ्तरों के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन करने का ये ऐलान। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बिहार में चाचा भतीजे में फिर से सियासी जबानी जंग शुरू हो गई है। ये जो चाचा भतीजे हैं वो आरएलजेपी वाले हैं। आरएलजेपी के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा, हाजीपुर हमारा है, हमारा ही रहेगा। पशुपति पारस कह रहे हैं चिराग पासवान जमुई में कमजोर हो गए, इसीलिए जमुई से भाग रहे हैं। आज हाजीपुर में आरएलजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। चिराग पासवान के हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने की इसमें चर्चा हुई। जमुई सीट क्यों छोड़ रहे हैं? हम तो जमुई नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब कि जमुई में उसका कमजोर पॉइंट है, जमुई से हार रहा है तो जमुई छोड़ को भाग रहा है। हाजीपुर हमारा है, जिसके नेतृत्व में देश चला, या हमारी पार्टी चली पासवान जी के नेतृत्व में। अंतिम समय में उन्होंने मुझको अपना उत्तराधिकारी माना, जाके नामांकन कराया, जिता के पार्लियामेंट में भेजा।